हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करेंगे यूजीसी नेट के लिए और सेट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो करंट अफेयर्स है, ये वाली वीडियो में हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाला जो यूनिट है पेपर 1 का यूनिट 9 उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। तो जो हमारे पेपर 1 का जो सिलेबस है वो ये है और यूनिट इन लास्ट 3 यूनिट से करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारा करंट अफेयर्स भी कवर करता है और बाकी क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यूनिट 9 के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया रिसेंटली साइंड अ MOU with which country on biodiversity conservation। तो इंडिया ने हाल ही में अभी किसी एक कंट्री के साथ MOU साइन किया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर। तो वो कौन सी कंट्री है, हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर 1 यानी वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ अभी इंडिया ने साइन किया है। क्यों किया है इसको डिटेल में देख लेते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव साइनिंग ऑफ MOU विद नेपाल ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। This would help in promoting cooperation between India and Nepal in the field of forest, wildlife, environment, biodiversity conservation, and climate change, including restoration of corridors and interlinking areas and sharing knowledge and best practices with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो ये इसलिए किया गया है ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन रहे। किस किस में, फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ में, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेके यहाँ पे कॉपरेशन रहे और दोनों मिलकर काम कर सकें इस चीज़ के लिए। ठीक, द रीजन्स अलोंग द इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर्स होस्ट सम ऑफ द बेस्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स रिमेनिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर्स में जो भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं उनको ये होस्ट कर सकें, उनका ख्याल रख सके, देखभाल कर सके। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं, Which state will have the country's first rehabilitation center for fresh water turtles? तो इंडिया का फ्रेश वाटर रिहेबिलिटेशन सेंटर है टर्टल्स के लिए। तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर ये बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आंसर 1 बिहार में। ठीक है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल्स विल बी इनॉग्रेटेड इन द भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ बिहार। कहाँ पर है? भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन। ठीक है, द सेंटर इज़ टू बी ओपन सून, कैन अकोमोडेट 500 टर्टल्स एट अ टाइम। एक टाइम पे 500 टर्टल का ये देखभाल कर सकता है। द फॉरेस्ट डिवीजन इज़ नियर टू द रिवर गंगा। कहाँ पर होगा? गंगा के बगल में, बराबर में होगा। क्यों? विच मेक इट परफेक्ट ब्रीडिंग एरिया फॉर फ्रेश वाटर टर्टल्स, ताकि वहाँ से वो अच्छे से ब्रीड कर सके। ठीक है, टर्टल्स आर अबडक्टेड एंड हर्ड बाय स्मगलर्स विल बी रेस्क्यूड बाय टीम ऑफ द रिहेबिलिटेशन। तो जो भी टर्टल्स को पकड़ लेते हैं उन्हें, तो उनसे वो रेस्क्यू करा सके और उनकी टीम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, उनका ख्याल रख सके। ठीक है, तो ये इंडिया का फर्स्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर है फॉर फ्रेश वाटर टर्टल्स। ठीक, कहाँ? बिहार में। Question number 3, what is Puntius sectus that was seen in news as recently discovered species? एक नई तरह की स्पेशीज़ है जो डिस्कवर हुई है और ये कहाँ हुई है, इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 3 फिश। ठीक है, फिश है इसका आंसर और ये सिल्वर ह्यूड फिश है, सिल्वर कलर की ये फिश है, बिलोंगिंग टू द फैमिली। कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? सिप्रिंडे वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द पिलग्रिम टाउन। कहाँ पे डिस्कवर हुई, कहाँ पाई गई है? तमिलनाडु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तमिलनाडु में पाई गई है। इट्स फिजिकल कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर कुछ अलग सा है, कुछ यूनिक सा है और मैक्सिलरी बर्बल्स हैं, यानी कि इसमें माउथ सेंसर, कुछ सेंसर लगे हुए हैं ताकि फूड को अपना सेंसर के थ्रू पहचान सके कि कहाँ पर है। ठीक है, और इसमें 24 to 25 लेटरल लाइन स्केल्स हैं और 10 प्रो डोर्सल स्केल्स। ठीक, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक
तो पॉइंट यहाँ से बन जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी नई स्पीशीज़ पाई गई है, तो वो है फ़िश। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द सेकेंड इंडियन जू टू हैव अफ्रीकन हंटिंग चीताज़। तो कौन सी सेकेंड इंडियन जू है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सेकेंड इंडियन जू यानी कि फर्स्ट जू भी रह चुकी है जो कि अफ्रीकन हंटिंग चीताज़ को है उसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट कौन सी है यहाँ पर, ये है मैसूरू जू। ठीक है, कर्नाटका में, और इस जू का नाम है श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स। ठीक है, अब इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा। इट इज़ द सेकेंड इंडियन जू इन द कंट्री कर्नाटका आफ्टर हैदराबाद। हैदराबाद जू के बाद ये सेकेंड जू है कंट्री की। हैदराबाद जू कौन सी वाली है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, इसमें अंडर एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम द जू हैज़ एक्वायर्ड 1 मेल और 2 फीमेल अफ्रीकन हंटिंग चीता। तो यहाँ पर एक मेल चीता और 2 फीमेल हंटिंग चीताज़ लाए गए हैं। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, फ्रॉम एनवेन डाइक चीता सेंटर एट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो ये हंटिंग चीता इन्हें क्यों बोलते हैं, इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हंटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ की जाते हैं और ह्यूमन अपने पर्पस के लिए भी इन्हें यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हंटिंग चीताज इसलिए हैं और ये एंडेंजर्ड स्पेशीज़ हो रहे हैं अफ्रीका में। ये एंडेंजर्ड स्पेशीज़ भी हैं, तो इनको लाया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और इनको कुछ दिन तक 1 मंथ तक क्वारंटीन किया जाएगा। फिर उसके बाद में इन्हें एक प्रॉपर एरिया में छोड़ दिया जाएगा, मतलब ज़ू एरिया में छोड़ दिया जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि ये फास्टेस्ट एनिमल है। ठीक है, जो कि बहुत तेज़ दौड़ता है, तो इसको ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए। ठीक, नाउ द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो इज़ व्हेन इज़ वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे ऑब्जर्व्ड। तो कब ये मनाया जाता है, तो ये होता है हमारा आंसर नंबर 2, 10 अगस्त को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इसको ऑब्जर्व किया, क्यों इसे सेलिब्रेट किया जाता है। द डे हाईलाइट वेरियस एफर्ट्स मेड द गवर्नमेंट इन द बायोफ्यूल सेक्टर। बहुत सारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स को ये दर्शाता है जो कि गवर्नमेंट ने बायोफ्यूल सेक्टर में दिखाए हैं। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 10 अगस्त एवरी ईयर। द डे ऑनर्स द रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स बाय सर रोडोल्फ डीजल। तो सर रोडोल्फ डीजल की ऑनर में इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने मैकेनिकल इंजन को चलाया था पीनट ऑयल से। ठीक है, तो ये इसलिए उनके ऑनर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। In 1893, he ran an engine with peanut oil. This was a path-breaking discovery as it created safer, renewable and sustainable alternative to fossil fuels. तो ये जो है पीनट ऑयल से इन्होंने इंजन को चलाया, जो कि फास्टर भी था, सेफ़र भी है और रिन्यूएबल सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल की जगह। फॉसिल फ्यूल की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा जल्दी बन जाता है और रिन्यू भी हम इससे कर सकते हैं और सस्टेनेबल भी है। ठीक है, दिस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो 2 मिनिस्ट्री इसको सेलिब्रेट करती हैं साथ में। अब बायोफ्यूल में 3 टाइप के हैं ये, जिसमें जो इंडिया में यूज़ होते हैं बायो इथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोगैस। तो बायोइथेनॉल क्या है, बायोइथेनॉल मेड फ्रॉम शुगर एंड स्टार्च हैवी क्रॉप्स एंड सरप्लस एग्रीकल्चर वेस्ट एंड बायोमास। ठीक है, ये किससे बने हैं, शुगर से बना है और हैवी स्टार्च क्रॉप से बना है और जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं उससे बना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बायोडीज़ल क्या है। बायोडीज़ल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल से तरह तरह की वेजिटेबल से उनके ऑयल से इसको बनाया गया है। एंड बायोमास वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म्स एंड फॉरेस्ट, और एग्रीकल्चर फार्म्स और फॉरेस्ट के बायोमास के वेस्ट से बनाया गया है। ठीक है, बायोगैस क्या है, इज़ प्रोड्यूस्ड वाया एन एरोबिक डाइजेशन ऑफ बायोमास वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट का एन एरोबिक डाइजेशन से
बायोगैस को बनाया जाता है, ठीक है। एनी फ्यूल दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास। अब बायोफ्यूल क्या है हम इसको देखते हैं। एनी फ्यूल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास दैट इज प्लांट और एल्गे मटेरियल और एनिमल वेस्ट इज कंसिडर्ड एज बायोफ्यूल। कोई भी फ्यूल जो कि प्लांट मटेरियल या फिर एनिमल वेस्ट से बनाया जाता हो उसे हम बायोफ्यूल कहते हैं, ठीक है। बायोफ्यूल हैव मल्टीपल बेनिफिट्स। मल्टीपल बेनिफिट्स इसके क्यों? क्योंकि एक तो ये रिडक्शन ऑन इम्पोर्ट को कम करता है। क्यों? कैसे? अगर हम बायोफ्यूल पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमें सबकी फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये रिडक्शन ऑन इम्पोर्ट डिपेंडेंस हो गया। एंश्योरिंग अ क्लीनर एनवायरनमेंट, क्लीनर एनवायरनमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। सेफ़र है ये सब के लिए। जनरेटिंग एडिशनल इनकम फार्मर्स के लिए एडिशनल इनकम को ये जनरेट करेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। बायोफ्यूल अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स की तरह नहीं है आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड आर लिक्विड और गैसेस इन नेचर। तो ये जल्दी से बन जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की तरह टाइम नहीं लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स तो काफ़ी सालों में जाके बनता है, ठीक है, लेकिन बायोफ्यूल ऐसा नहीं है और ये लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, सस्टेनेबल हैं, रिन्यूएबल हैं एंड बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक। तो यहाँ से पॉइंट बन सकता है कि बायोफ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एक तरह से कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, रिन्यूएबल है एंड बायोडिग्रेडेबल है। अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किया है फाइनेंशियल सपोर्ट, वो क्या किया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ approved financial support of rupees 150 crore for 4 commercial projects each related to it। तो जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट बायोफ्यूल से रिलेटेड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है ऑफ रुपीज़ 150 करोड़। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने इसलिए इतना डिटेल में इसको बताया क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो